हे गाइस, तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एक ट्रू स्टोरी हॉरर थ्रिलर मूवी को। ये मूवी में भूत प्रेत एग्जॉर्सिज्म वगैरह सब कुछ है। ये मूवी का नाम पिंडम यानी कि फीट है। इस मूवी की फिलहाल IMDb रेटिंग 8.3 आउट ऑफ 10 है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया रेटिंग्स है। बात करते हैं इस कहानी की, तो ये एक सत्य घटना पर आधारित कहानी है। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन को। कहानी की शुरुआत होती है और हम अनम्मा नाम के एक तांत्रिक को देखते हैं जो कि घर के अंदर आती है, वो भी किसी पोजेशन केस से डील करने के लिए। और यहाँ पर पोजेशन बहुत ही ज्यादा हैवी था। उसका एब्सेंस इतना खतरनाक था कि जो डॉग था वो एग्रेसिव होकर अनम्मा के ऊपर भौंकने लगता है। यहाँ पर वो उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन अनम्मा कार के अंदर बैठी थी, इसलिए वो कार से सर टकराकर अपना सर ही फोड़ देता है और खुद को खत्म कर देता है। अब अनम्मा उस घर में जाने लगती है, तभी लोकनाथ नाम का एक आदमी उसके पास आता है जो कि उसे कहता है कि उसे प्रोफेसर दशरथ राम ने भेजा है। वो उसके साथ रहकर ट्रैवल करे और इंटरव्यू करके उसके ऊपर केस स्टडी करना चाहता था, इसलिए अनम्मा उसे भी घर के अंदर ले जाती है। दरअसल घर के अंदर हाल ही में एक बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, जिसका बेटा और बहू फॉरेन में थे, लेकिन हाल वो वापस आ चुके थे। दरअसल में उस बूढ़े व्यक्ति की जो पोती थी उसे पजेस्ट किया गया था और उसी वजह से घर के सारे फूल पौधे सूखकर मुरझा चुके थे। जहाँ पर इविल चीजें होती रहती थी, घर में हलन चलन भी होती थी और जो भगवान के पिक्चर्स थे वो टूटकर अपने आप ही घर के अंदर गिर जाते थे। यहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा बहुत ही ज्यादा थी। खैर, अब अनम्मा थोड़ा चिंतन करती है और उस लड़की से बात करने लगती है। वो भी उससे अच्छे से बात करती है और बताती है कि वो कभी भी स्कूल नहीं गई, हमेशा ही उसने न्यूज़पेपर और किताबों से ही नॉलेज गेन करी है। लेकिन उसके पिता यहाँ पर बीच में बोलते हैं कि वो स्कूल जाया करती थी, साथ ही साथ वो ये सब बातें तेलुगु में बोल रही थी, जबकि वो पहली बार यहाँ पर आई है, उसे तेलुगु आती तक नहीं है। वो ये बात उससे सुनकर सभी लोग बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं। यहाँ पर अनम्मा एक ही पल में समझ जाती है कि उसकी बच्ची को उसी के ग्रैंडफादर की सोल ने पजेस्ट किया है और वो उसे समझाती है, एक्सोर्सिज्म शुरू कर देती है और चैंटिंग करने लगती है। साथ ही वो उसकी बेटे को बोलती है कि उसने अपने पिता के आखिरी राइट्स को नहीं किया था, वो उससे माफी मांगे और उसकी पसंद की चीजों उसे ऑफर कर उन्हें मनाए। वो भी ऐसा ही करता है और उसी की वजह से उसके दादा उसकी बच्ची की बॉडी को छोड़कर आफ्टर लाइफ में खुशी खुशी चले जाते हैं। खैर, अब यहाँ पर अनम्मा यहाँ से बाहर निकल आती है और रास्ते में लोकनाथ उनसे बात करता है। वो उनसे इसके बारे में पूछता है तो वो बताती है कि फिजिकल वर्ल्ड और बॉडी काफी लिमिटेड है, उसे जलाया जा सकता है, काटा जा सकता है और खत्म किया जा सकता है, लेकिन इंटरनल वर्ल्ड एंडलेस है, यानी कि सोल की कोई बाउंड्री नहीं होती। साथ ही साथ वहाँ पर जो एनर्जी और पावर भी मौजूद होती है, जिसे काटा ना जा सकता है, ना ही जलाया जा सकता है और खत्म भी नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ ट्रांसफॉर्म ही किया जा सकता है। अब थोड़ी देर बात करते हैं ये लोग और वो उनसे पूछता है कि उन्होंने बाहर पढ़ाई करी है, फाइनेंस में भी काफी कुछ वो जानती है, तो उन्होंने इस तरह से तांत्रिक वाली दुनिया में ही क्यों कदम रखा, क्यों उसे ही चूज किया। जिस पर वो कहती है कि वो बहुत छोटी थी तब औरतों पर बहुत ही अत्याचार होते थे, वो औरतें पजेस्ट हो जाती थी और तभी उनके चलते उसे खत्म कर दिया जाता, उनकी बलि चढ़ा दी जाती। वो भी आज भी कई जगह पर ऐसा होता है। उनके पिता भी एक स्पिरिचुअलिस्ट थे, वो ऐसी लेडीज की मदद किया करते थे, उन्हें बचाते थे और उन्हें ठीक भी करते थे, उनका एक्सोर्सिज्म भी करते थे और काफी तरीके से वो उनकी हेल्प करते थे। एक दिन जब उन्होंने एक लड़की के पोजीशन से बचाया था, तब उसी वक्त उनकी खुद की बेटी यानी कि अनम्मा की छोटी बहन की भी मौत हो गई थी और उसकी दुख में अनम्मा की माँ भी खत्म हो गई थी। लेकिन उनके पिता ने अपने इविल को खत्म करने की लड़ाई कभी भी नहीं छोड़ी और जब उसके पिता की मृत्यु हुई तो उन्होंने अपनी लेगेसी अनम्मा को सौंप दिया और वो लेगेसी आज तक उसने कायम कर रखी है। वो कोशिश में रहती है कि वो ज्यादातर लोगों की मदद कर सके और लेडीजों को मरने से बचा सके। यहाँ पर वो बताती है कि उसे अपने आसपास की लिविंग चीजों से कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है। वो साइंस पे भी पूरा विश्वास करती है, अगर कोई इंसान साइंस की हेल्प से ठीक हो सकता है तो वो उसकी भी हेल्प करती है। यहाँ पर लोकनाथ कहता है कि वो भी घोस्ट में यकीन करता है और जानना चाहता है कि वो कैसे घोस्ट से डील करती है, सीरियस से सीरियस इविल को कैसे संभालती है। जिसके बाद वो उसे पूछता है कि उन्हें कोई ऐसा केस याद है जिसके अंदर थोड़ी भी कठिनाई महसूस हो या फिर उसे देखते ही ऐसा लगा हो कि ये तो सॉल्व नहीं हो सकता। जिस पर वो बताती है कि एक केस था जो कि उन्हें पहले ऐसा कभी नहीं देखा था और यहाँ पर अनम्मा बताती है कि ये एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सोल की कहानी है और ऐसा दुनिया में कभी नहीं पाया गया। ये कहानी 1990 में एक क्रिश्चियन फैमिली के अंदर घटित हुई थी और कहानी जाती है 1990
कस्बे के अंदर सुकलपेट नाम के गांव के अंदर, जहां पर हम देखते हैं कि एंथनी नाम का एक आदमी जो कि राइस मिल में अकाउंटेंट का काम करता था, उसके पास में रहने के लिए घर नहीं था, इसलिए वो घर ढूंढ रहा था। ब्रोकर उसे एक घर दिखाता है जो कि काफी पुराना था लेकिन काफी अच्छी कंडीशन में था, वेल मेंटेन था। और एंथनी को नॉर्थ फेसिंग होम ही चाहिए था क्योंकि उसकी माँ बोलती थी कि उससे उसको बेटा ही पैदा होगा। खैर यहाँ पर एंथनी को घर काफी पसंद आता है और किन्हीं कारणों की वजह से वो उसे बहुत ही सस्ते में मिल गया था। यहाँ पर एक रूम देखता है जो कि लॉक था, उस पर लकड़ी के ब्लॉक लगाए गए थे, लेकिन ब्रोकर उसे जल्दी ही तुड़वा देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एंथनी अपने परिवार के साथ उस घर के अंदर शिफ्ट हो जाता है। उसके परिवार में उसकी माँ है जिनके हस्बैंड गुजर चुके हैं, उसकी वाइफ मैरी है, 2 बेटियां है जिसका नाम सोफी और छोटी बेटी का नाम तारा है जो कि बोल और सुन नहीं सकती। घर बहुत ही बड़ा था और सुंदर था जिसे देखकर सब बहुत ही खुश हो जाते हैं। यहाँ न्योदम्मा रेसिडेंसी का बोर्ड लगा हुआ था, यहाँ पर एंथनी उसे हटवा देता है क्योंकि अब वो घर का मालिक हो चुका था। उसकी माँ इस घर के पास्ट और हिस्ट्री के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि उसे उसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, उसे उस चीज से कोई मतलब भी नहीं है और उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। यहाँ पर एंथनी उस लॉक रूम के अंदर जाता है जिसे उसने खुलवा दिया था। यहाँ पर ढेर सारा पुराना फर्नीचर, क्लासिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक हारमोनियम और ढोल वगैरह पड़े हुए थे और वहाँ पर वो थोड़ी बहुत चीजों को नोटिस कर कर वहाँ से चला जाता है। खैर अब रात को तारा घूमते हुए उसी रूम तक आ जाती है और उसे यहाँ पर कुछ हलन चलन महसूस होने लगती है जिससे वो थोड़ी डर जाती है और अपने रूम में आकर बैठ जाती है। यहाँ पर रात को सोफी की नींद खुलती है और वो कुछ हलन चलन महसूस करती है, साथ ही साथ वो तारा को कुछ अजीब सा गुनगुनाते हुए सुन लेती है। वो थोड़ी डर जाती है क्योंकि ऐसा होना नामुमकिन था। वो उसे सोने को बोल देती है और हम रूम के टॉयज को देखते हैं जो कि हिल पाते थे। यहाँ पर अगले सीन में हम एंथनी की माँ को देखते हैं जो कि उसकी माँ मैरी को बेटा पैदा होने को लेकर बात कर रही थी। यहाँ पर मैरी इस बात से बहुत ही परेशान थी क्योंकि वो हमेशा बेटा बेटा ही करती थी। यहाँ ये हॉस्पिटल जाती है, वहाँ पर डॉक्टर उसे बताती है कि बच्चा बिल्कुल ही स्वस्थ है। वो उसका जेंडर पूछने लगती है जो कि बताना इलीगल था, इसलिए डॉक्टर उसे मना कर देती है। अब दोनों यहाँ पर घर आ जाते हैं जहाँ पर सोफी स्कूल चली जाती है और तारा घर में रही थी जिसके लिए उन्हें कोई अच्छा सा स्कूल नहीं मिल रहा था। मेरी यहाँ पर नोटिस करती है कि तारा के हाथ पर चोट के निशान है, लेकिन तारा को बिल्कुल भी याद नहीं था कि उसे ये चोट कब और कैसे लगी। यहाँ पर उन्हें दूसरे रूम से आवाज आने लगती है, इसलिए वो जाकर वहाँ पर देखते हैं तो गॉड की लगी हुई फोटोज जो कि दीवार पर थी वो टूट चुकी थी। एंथनी के पिता की फोटो भी यहाँ पर टूट गई थी। उसकी माँ उसे साफ करती है लेकिन उसकी उंगली में उससे कट हो जाता है जिससे कि जो फोटो थी वो पूरी तरह से खराब हो जाती है। उसके पिता का चेहरा मिट जाता है और इस चीज को लेकर वो काफी परेशान हो जाती है। वो कहती है कि उसके पिता उससे गुस्सा है इसलिए ये सब हो रहा है और वो उससे गॉड से माफी मांगने चाहिए, लेकिन यहाँ पर एंथनी उसे समझाता है। इसी वजह से इन लोगों के बीच में थोड़ी बहस हो जाती है। यहाँ पर ये लोग दीवार पर साइड में लगी हुई फोटो को नोटिस ही नहीं करते जिसके अंदर एक औरत थी। खैर यहाँ पर हम तारा को देखते हैं जो कि उसी रूम में पढ़ रही थी, लेकिन तभी वहां पर एक शैडो आती है जो कि उसे काइंड ऑफ पोजीशन में ले लेती है और एक स्विंग चेयर पर बिठाकर चेयर को जोर जोर से स्विंग करने लगती है। लेकिन तभी उसकी माँ वहां पर आकर उसे ले जाने लगती है। वो बिल्कुल ही नॉर्मल हो गई थी और यहाँ पर वो ये बात भी भूल गई थी कि वो चेयर पर कब बैठी थी और कब वो चेयर मूव होने लगी थी। यहाँ पर अगले सीन में हम एंथनी को मिल के अंदर देखते हैं जहाँ पर उसका बॉस उसे बताता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की किसी इश्यू की वजह से मिल को 6 महीने के लिए बंद रखना होगा, इसलिए सबका हिसाब कर कर सबको निकाल दे। साथ ही साथ वो यहाँ पर उसको कहता है इनकम टैक्स ऑफिसर से डील करने के लिए और अकाउंट्स को सेटल करने के लिए कोई रहना चाहिए, तो वो यहाँ पर 2 महीने काम कर सकता है। और अब एंथनी जॉब जाने के बाद से काफी परेशान हो जाता है क्योंकि उससे अभी अभी घर खरीदा था। थोड़ी ही देर बाद वो घर के लिए निकलने लगता है लेकिन उसकी बाइक खराब हो जाती है, इसलिए वो वॉचमैन से लालटेन लेकर घर के लिए और पैदल निकल जाता है। रास्ते में उसे पीछे किसी की चलने की आवाज आती है, इससे वो बहुत ही डर जाता है। लेकिन तभी वहां पर एक आदमी आ जाता है जिससे वो बात करने लगता है और उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है और वो आदमी इसी जगह जा रहा था, इसलिए वो दोनों ही अब साथ में जाने लगते हैं। दोनों ही अब थोड़ी बहुत बात करते हैं और घर आ जाता है। यहाँ पर एंथनी नोटिस करता है कि वो आदमी
अचानक से गायब हो चुका है, जिसे वो काफी हैरान हो जाता है। यहाँ पर वो घर के बाहर वाले कुएं पर हाथ पैर धोने लगता है, जिसे फिर से उसे वो आदमी दिखाई देने लगता है, इसलिए वो काफी डर जाता है और वो घर के अंदर चला जाता है। घर में वो मैरी और अपनी माँ को ये सारी बातें बताने लगता है। यहाँ पर वो उसे समझाती है कि एक नया शहर है और उसे यहाँ पर वहम हुआ होगा, वो आदमी उसे घर पर छोड़कर आगे निकल चुका होगा। यहाँ पर रात को अब सारे सो जाते हैं, लेकिन सोफी की अचानक से आंख खुलती है और तभी उसे किसी की विस्पर करने की आवाज सुनाई देने लगती है। वो सामने बेड पर देखती है जहाँ पर तारा भी नहीं। वो बहुत ही डर जाती है क्योंकि वो विस्पर करने की आवाज तारा ही कर रही थी, इसलिए वो जोर से चीखने लगती है और घर के सारे मेंबर उठकर उसके पास आ जाते हैं। वो सारी बातें उसे बताने लगती है, लेकिन उसके माँ बाप उसे बोलते हैं कि तारा तो बोल ही नहीं सकती, तो वो विस्पर कैसे करेगी। वो उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करती है कि ये पहली बार नहीं बल्कि दूसरी बार हुआ है, इससे पहले भी उसने उसे ऐसा करते हुए सुना है। यहाँ पर कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं करता और उसके माँ बाप तारा को लेकर दूसरे रूम में सुलाने को ले जाते हैं। यहाँ पर सोफी बहुत ही परेशान हो जाती है। वो खुद को ही कहती है कि कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं करता, नया बेबी आएगा तो मेरी बात को तो हर कोई इग्नोर ही करेगा, वो कोई भी उससे प्यार नहीं करता। यहीं दूसरी ओर हम तारा को देखते हैं जो कि क्रीपी स्माइल देकर सो जाती है। अगले दिन एंथनी काम करने के लिए निकल जाता है और बच्चियां घर पर अकेली खेल रही होती है। तभी कारपेंटर घर पर कुछ रिपेयर का काम करने आया था, वो उसकी बहन भी साथ आई थी। वो उन दोनों के साथ खेलने लगती है और वो स्टोर रूम में उन्हें एक बोर्ड की गेम निकाल कर देती है जो कि काफी समय का पुराना गेम था। तभी वहां पर मैरी आ जाती है उन दोनों के पास और वो उन दोनों को उस लड़की के बारे में बताने लगती है जो हाल ही में नीचे गई थी। यहाँ पर मैरी कारपेंटर को जूस देती है, साथ ही साथ वो उसकी बहन को पिलाने के लिए भी जूस देती है। खैर यहाँ पर अब रात को सभी लोग सो जाते हैं, लेकिन एंथनी की माँ के रूम के अंदर हलन चलन शुरू होने लगती है। कुछ आवाजें आने लगती है जिससे उसकी नींद खुल जाती है और वो जाकर अपनी पोती के फोटो के सामने जाती है और उनसे माफी मांगने लगती है कि क्या वो किसी वजह से गुस्सा है या अगर उन्होंने कोई गलती करी हो तो वो उसे माफ कर दे। ये दिन वो जागती है तो वो काफी परेशान थी। यहाँ पर एंथनी उनसे आकर कहता है कि उसकी जॉब जाने वाली है, उसे अपने सारे पैसे लगाकर ये घर खरीद लिया है, ऊपर से दो बच्चियों की जिम्मेदारी भी उस पर है और अब आने वाले बच्चे की जिम्मेदारी वो उठा नहीं सकता, इसलिए वो अबॉर्शन करने का सोच रहा है, जिस पर उसकी माँ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसको थप्पड़ मार देती है। वो कहती है कि वो ऐसा बिल्कुल भी ना कहे, रही बात बच्चे को पालने की तो वो अपनी पेंशन से उसको पाल लेगी। एंथनी उनका ऐसा बिहेवियर देख के काफी शॉक हो जाता है क्योंकि वो ऐसा पहले कभी नहीं की थी। अब रात को एंथनी जब सो रहा होता है तभी उसे किसी की आवाज आने लगती है और उसकी नींद खुल जाती है, इसलिए वो बाहर जाता है तो उसे कुएं के पास तारा दिखाई देती है, जिसे बचाने के लिए वो वहां भागने लगता है, लेकिन अचानक से वो गायब हो जाती है। साथ ही साथ उसे अब इविल के हंसने की आवाज भी सुनाई देती है। वो घर में देखने लगता है, तभी बालकनी में उसे एक औरत और बच्चों के भूत खड़े हुए नजर आते हैं और तभी कोई उसे कुएं के अंदर धक्का दे देता है। अगले दिन मैरी जागती है तो उसे ढूंढने लगती है जो कि उसे कुएं के अंदर ही मिलता है। वो रात भर वहीं पर पड़ा हुआ था, कुछ लोगों की मदद से वो उसे बाहर निकालते हैं। वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था क्योंकि घर के अंदर बहुत सारी अजीब चीजें घट रही थी, जिस पर मैरी उसे संभालती है और अब वो अपने काम पर चला जाता है। उसे आने में देर हो गई थी और रात होने पर कारपेंटर की सिस्टर घर आती है जो कि तारा के साथ खेलने लगती है। यहाँ वो उसे घर से बहुत ही दूर ले जाती है। ये बात जब मैरी को पता चलती है तब वो बहुत ही परेशान हो जाती है। वो उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। वो कारपेंटर से मिलती है और उससे पूछती है कि उसकी बहन उसकी बेटी को लेकर कहीं गई है। वो शॉकिंगली बताता है कि उसकी कोई बहन ही नहीं है। उसे उस दिन भी पता नहीं चला था कि वो आखिर बहन के लिए क्या बात कर रहे थे, यहाँ तक कि उसने जूस के 2 पैकेट आखिर क्यों दिए थे। यहाँ पर हम पता चलता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि एक भूत, इसलिए अब ज्यादा ही मैरी परेशान होने लगती है। यहाँ हम तारा को देखते हैं जो कि घर से बहुत दूर अकेले भटक रही थी। तभी शॉकिंगली अनम्मा उसे देख लेती है। जी हाँ, वही अनम्मा जो कि केस सुना रही है। वो उसे बात करके उसे घर ले जाने लगती है, जिन्हें मैरी भी मिलती है और वो थोड़ी बात करते हैं। यहाँ तारा को याद नहीं था कि आखिर वो वहां पर कैसे पहुंची और क्या हुआ था। उसे सिर्फ इतना याद है कि उसे होश आने पर वो रोड पर अकेली घूम रही थी। जब अनम्मा इन दोनों को घर पर ड्रॉप करती है तो उसे घर को देखते ही घर के अंदर नेगेटिव प्रेजेंस
फील होने लगती है, यहाँ तक कि घर की वो घोस्ट भी उसे बालकनी से देख ही रही थी। अब रात में एंथनी की माँ घर पे स्टोर रूम में किसी के रोने की आवाज़ सुनती है और वो एंटनी को बुलाती है, जो कि वहाँ चेक करने जाता है, लेकिन तब तक लाइट चली जाती है। वो उस रूम में जाता है जहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लगती है। तभी उसे किसी की परछाई हॉन्ट करने लगती है और उस पर हमला कर देती है। वो रूम के अंदर ही कैद हो जाता है। अगले दिन ब्रोकर पुलिस ऑफिसर को लेके आता है और वो दोनों मिलकर उसे बाहर निकालते हैं। पुलिस ऑफिसर बयान ले लेता है, लेकिन उसे ये सब भूत की बातों पर यकीन नहीं होता और वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ एंथनी बहुत ही ज्यादा डर चुका था। वो ब्रोकर को कहता है कि वो कैसे भी करके घर बिकवा दे और उसे यहाँ से दूसरा घर दिलवा दे, जिस पर ब्रोकर उसे कहता है कि घर बेचने में तो टाइम लगेगा, लेकिन अगर तुम्हें ज्यादा दिक्कत हो तो वो अनम्मा को कॉल करे, क्योंकि वो ये सब चीजों से ही डील करती है। एंथनी अपने काम के लिए निकल जाता है और अनम्मा को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके घर पर फिलहाल कोई भी नहीं था, इसलिए उसकी बात किसी से भी नहीं होती। यहाँ पर रात को वो घर आता है और वो सबसे कहता है कि वो सब अपना सामान पैक कर ले, क्योंकि वो लोग यहाँ पर अब एक पल भी नहीं रुकेंगे, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, इसलिए वो यहाँ से जा रहे हैं। ये लोग मिलके पास ही किराए पर घर देखकर वहीं पर रह लेंगे। सभी लोग अपना सामान पैक करने लगते हैं। यहाँ पर तभी मैरी का पैर फिसल जाता है और वो गिर पड़ती है। एंथनी उसे हॉस्पिटल लेके जाता है। यहाँ डॉक्टर उसे चेक करता है कि बच्चा सही है या नहीं। यहाँ पर रात यूं ही बीत जाती है और बीच में एंथनी को अनम्मा का कॉल आ जाता है। वो एंथनी से कहने लगती है कि वो सब कुछ जानती है और वो 2 दिन बाद आ जाएगी, तब तक वो घर छोड़कर कहीं भी ना जाए, जिस पर वो जाने की जिद करने लगता है। तब वो कहती है कि घर छोड़कर जाने से या गांव छोड़ने पर चीजें और भी ज्यादा गलत हो जाएगी। सुबह होते ही सोफी का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि उसकी दादी चल बस रही है। ये सुनकर उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। खैर यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में लोकनाथ अनम्मा से ये पूछता है कि आखिरकार मौत के आगे क्या है, क्या वो अंत है या फिर उसके बियॉन्ड भी चीजें हैं। अनम्मा यहाँ पे उसके सवाल का कुछ भी जवाब नहीं देती और आगे कहानी कंटिन्यू करती है, जिसके अंदर कहानी फिर से पास्ट में चली जाती है और हम एंथनी की माँ का अंतिम संस्कार करते हुए उसे देख पाते हैं। अनम्मा भी वहाँ आ गई थी और उसके घर पर पूरा चेक करती है, जिसके अंदर उसे उसकी माँ की स्पिरिट भी नजर आती है, यानी कि एंथनी की माँ की, जिसने अनम्मा उसे मरने का रीजन पूछती है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर उसे एक इविल वॉइस सुनाई देती है और उसे एक स्पिरिट भी दिखाई देती है, जो कि घर की पुरानी ओनर की थी। उसके बारे में कहानी हमें आगे चलते पता चलेगी। यहाँ पर अनम्मा बेरियर ग्राउंड पर आ जाती है, जहाँ पर वो एंथनी की माँ के साथ उसके हस्बैंड की फोटो भी रख देती है, जिससे उसे वहाँ पर सुकून मिल जाए। लेकिन वो फोटो आज भी अनम्मा के पास ही है और वो फोटो घर के अंदर भी आ गई थी। अनम्मा एंथनी और उसके परिवार से बात करती है और बताती है कि यहाँ की जो इविल फोर्सेस है वो उसे पास्ट में जाने से और सच जानने से रोक रही है। यहाँ पर बाहर बर्गर के पेड़ को वो टच करती है, तब उसे पास्ट की कुछ झलकियां भी दिख पाती है, जिसके अंदर एक माँ, उसकी 4 बेटियां, उसका पति और उसकी सास रहा करती थी। फिर अचानक सभी की बुरी तरह से मौत हो जाती है, लेकिन क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये जानने के लिए उसे पास्ट में देखना होगा, लेकिन वो अभी इम्पॉसिबल हो रहा है। वो जल्दी ही मदद लेकर सही इंफॉर्मेशन के साथ वापस आएगी। तब तक वो सावधान रहे और तारा पर विशेष ध्यान दे, क्योंकि उसकी बॉडी पर चोटों के निशान बने हुए हैं, मतलब कि वही मेन टारगेट है। यहाँ पर हमें भी समझ आ जाता है कि आखिर उसके हाथ पर चोट के निशान क्यों बने हुए थे, क्योंकि वही मेन टारगेट थी। यहाँ पर अनम्मा अब अलग अलग रिलीजियस प्लेस पर जाने लगती है। यहाँ पर वो रिचुअल एक्सोर्सिज्म का सर्कल की मेथड को भी सीखने लगती है। यहाँ पर प्रेजेंट में लोकनाथ उसे पूछता है कि इसका मतलब उसने अलग अलग रिचुअल्स को चेक किया और अलग अलग कम्युनिटीज की चीजें सीखी। वो कहती है कि हिंदू धर्म में एक्सोर्सिज्म कभी भी कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यहाँ पर रोज दिया बत्ती जलाकर भगवान की पूजा होती है, जिससे कि बैड स्पिरिट से बचा जा सके। कहानी फिर से 1990 के अंदर आ जाती है, जहाँ अनम्मा अलग अलग रिलीजियस प्लेस पे जाती है। वो लोगों को इकट्ठा करती है जो कि अलग अलग धर्मों में से थे और उन्हें अपनी रिलीजन का पूरा ज्ञान था कि कैसे सोल्स को रोका जाए और उनको प्रोटेक्शन दिया जाए। यहाँ पर एक्सोर्सिज्म कैसे करते हैं वो भी वो अनम्मा जान जाती है। अनम्मा को पता नहीं था कि आखिर वो किस धर्म की आत्माएं हो सकती है या कैसा इविल है। उसी बीच वो गहरी साधना भी करती है, जिसके चलते उसको पता चलता है कि एंथनी की माँ की मौत कैसे हुई थी। असल में उन्हें उसके घर के अंदर रहने वाली उसकी बहू की स्पिरिट ने ही बेरहमी से पटक पटक कर खत्म कर दिया था। अब फाइनली वो एंथनी के घर पहुंच जाती है और उसी बरगद के पेड़ को फिर से चेक करती है, जहां उसे एक बच्ची का स्केलेटन मिलता है, जिसको देखकर वो बताती है कि इसके पिता इसे मारने के लिए आ रहे थे और वो डर कर बेचारी यहाँ पर छुपी हुई थी।
उसके चलते वो वहीं पर अपना दम तोड़ देती है। तभी अचानक से तारा पजेस्ड हो जाती है और पास ही में लगे हुए पेड़ के चक्कर लगाने लगती है। एंथनी यहाँ उसे रोकने जाता है लेकिन अनम्मा मना कर देती है। कुछ ही देर बाद वो अपने आप ही थककर बेहोश हो जाती है। अब तारा को अंदर लाया जाता है और एग्जॉर्सिज्म शुरू करने से पहले उसकी प्रोटेक्शन के लिए सर्कल बनाया जाता है। पूरे घर में हॉली वाटर छिड़का जाता है, साथ भी उस पर भी हॉली वाटर छिड़का जाता है, लेकिन वो आग की तरह गर्म होने लगती है। खैर तभी वो बोलने लगती है, रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है, जिस पर अनम्मा कहती है कि ये इविल की चाल हो सकती है, तो कोई भी इसके ट्रैप में ना आए। आज की रात बहुत बड़ी है और जरूरी है, यहाँ पर कोई भी ना खाए ना सोए ना ही आपस में बात करे। कोई भी उसे कुछ बोले या कोई अनजान आवाज सुनाई दे तो उस पर बिल्कुल भी ध्यान ना दे। साथ ही एक दूसरे की आंखों में बिल्कुल भी ना देखे, क्योंकि इविल बॉडी टू बॉडी स्विच हो सकती है। अब थोड़ी ही देर बाद में राइट्स पढ़ने वाला लड़का बेहोश हो जाता है और तारा हवा में लटकने लगती है, जो कि इविल वॉइस में एंथनी और मेरी से कहती है कि वो अपना अनबॉर्न बेबी मारना चाहते हैं, तो अब तारा को भी मरने दे। ऐसा कहकर वो आत्मा तारा को खींचकर रूम में कैद कर लेती है। यहाँ पर अनम्मा अपने एक साथी के साथ उसे लेने के लिए जाती है। तभी उन्हें एक सीक्रेट रूम मिलता है। वहीं कुछ बच्चियों के गोस्ट भी उसे हंट करने लगते हैं, लेकिन अनम्मा कहती है कि आज उन्हें डर को रोकना होगा। खैर यहाँ पर उसे एक बड़ा संदूक दिखता है जिसके अंदर ढेर सारे बच्चों के कंगाल मिलते हैं और तभी अनम्मा पास्ट को देख पाती है। और दोस्तों यहीं पर कहानी के असली पत्ते खुलने लगते हैं। कहानी 1930 के अंदर जाती है, जहाँ न्यूदम्मा नाम का एक आदमी रहता था, जिसका बोर्ड असल में एंथनी ने कहानी की शुरुआत में उखाड़ दिया था। और उसी दिन रास्ते में एंथनी को वो स्पिरिट मिली थी जो कि बार बार गायब हो रही थी। असल में उसकी 4 बेटियां थी। उसकी माँ अपनी बहू से बहुत नफरत करती थी, वो कभी भी उसे बेटा नहीं दे पाई। यहाँ पर न्यूदम्मा भी उसे काफी नफरत किया करता था, यानी कि अपनी बीवी से। फिलहाल वो प्रेग्नेंट थी और फिर भी उसे बहुत ही टॉर्चर किया जाता था, गालियां दी जाती थी और बुरा बर्ताव किया जाता था। लेकिन अपनी बेटी के लिए वो सारे आंसू पी जाती थी और बिल्कुल ही चुप रहती थी। एक दिन ये लोग तांत्रिक लेडी को बुलाते हैं, जो कि उसके पेट में पल रहे बच्चे को चेक करके बताए कि बेटा है या बेटी। लेकिन वो लेडी कहती है कि इस बार भी बेटी का ही जन्म होगा। इसलिए न्यूदम्मा बहुत गुस्से में आ जाता है और अपनी बेबी का पेट काटकर उस बेबी को खत्म कर देता है, जिसके चलते उसकी बीवी की भी जान चली जाती है। वो गुस्से में अपनी 4 बेटियों को छत से फेंककर काटकर खत्म कर देता है। और वो बच्ची जिसका कंकाल अनम्मा को मिला था बरगद के पेड़ के नीचे, वो उसी की ही बच्ची थी, जो कि डरकर वहां पर बैठ गई थी। खैर अब उस पिंडम यानी कि फीट्स को भी वहां पर दफन कर दिया जाता है और प्रेजेंट टाइम में भी तारा भी अनम्मा को मिल जाती है, जिसे वो एग्जॉर्सिज्म के लिए ले जाते हैं। और अनम्मा बताती है कि उसी फीट्स ने उसे पजेस किया है। वो एक्चुअली में बहुत ही पावरफुल है, उसने 5 एलिमेंट से अपनी पावर को बनाई है। उसका असली टारगेट मैरी के पेट में पल रहे बच्चा था, इसलिए वो मैरी को गार्ड कर रहा था, उसके पिंडम को गार्ड कर रहा था। जो कि उसे खत्म करने की कोशिश करेगा वो उसे ही खत्म कर देगा। अब आगे की कहानी जानने से पहले हम इसकी माँ के बारे में जान लेते हैं, जो कि न्यूदम्मा की बीवी ने ही मारा था, क्योंकि वो बेटे बेटे के पीछे ही पड़ी हुई थी। हालांकि उसकी सास इतनी बुरी नहीं थी। सिंपल सी बात है कि ये सब चीजें देखकर स्पिरिट के अंदर गुस्सा था, वो ट्रिगर हो चुका था। यहाँ पर अनम्मा मैरी को आटे से बना हुआ गोला देती है, जिसे पिंडम मानकर उसकी पूजा करनी होगी जब तक पोजेशन न हट जाए। और एंथनी को यहाँ मरी हुई बच्चियों का अंतिम संस्कार करना होगा, जिससे उसकी स्पिरिट्स आजाद हो जाए और उन्हें छोड़ दे। इसी बीच न्यूदम्मा का घोस्ट एंथनी को पोजेस करने लगता है, लेकिन एंथनी खुद को संभाल लेता है। लेकिन वो घोस्ट दूसरे लड़के को पोजेस कर लेता है और रिचुअल खराब करने की कोशिश करता है। वो सब पर हमला कर देता है, लेकिन अनम्मा अपने पिता का दिया हुआ लॉकेट उसके गले में डाल देती है, जिससे न्यूदम्मा का स्पिरिट भी वैनिश हो जाता है। खैर यहाँ पर फाइनली तारा का पोजेशन भी खत्म हो जाता है और यहाँ फीटर भी शांत हो चुका था। घर भूतों से आजाद हो चुका था। सभी लोग बहुत ही खुश थे। यहाँ अनम्मा भी अब निकल जाती है, यानी कि अनम्मा ने सक्सेसफुली इस घर को बचा लिया था। खैर अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है और लोकनाथ की केस स्टडी भी पूरी हो गई थी। तभी अनम्मा को कोई कॉल आता है और कहता है कि कोई खतरे में है, उसकी मदद करने के लिए वो जाने लगती है। लोकनाथ भी उसे ज्वाइन करने को बोलता है। पहले तो वो मना कर देता
कहती है, लेकिन वो बहुत रिक्वेस्ट करता है जिसके बाद वो मान जाती है। खैर अब ये लोग इसी एड्रेस पर आ जाते हैं जो कि एक बहुत ही पुरानी बिल्डिंग थी। यहाँ पर मूवी की स्टार्टिंग में मरा हुआ कुत्ता भी पड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ पर उन्हें कोई भी नहीं मिलता। तो कॉल किसने किया था और उन्हें यहाँ पर किसने बुलाया था, ये सारी चीजें जरूरी बिल्कुल भी नहीं थी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मूवी के कुछ भयानक पत्ते खुलते हैं, क्योंकि लोकनाथ असल में न्यूदम्मा का ही स्पीड से पजेस था। जी हाँ, और वो अनम्मा को खत्म करने के लिए आगे बढ़ रहा था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो अनम्मा के पिता ने उसे लॉकेट दिया हुआ था वो उसने अपनी कार में ही छोड़ दिया था। यानी कि ये सारी की सारी एक सोची समझी साजिश थी। और इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।